इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बता दिया था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एसोसिएटेड विद मास, कंजर्व है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ए। और चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू, ये दोनों ट्रांसफर बताया था। फिर चार्ज को इस चैप्टर में एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट चार्ज स्फेरिकल होता है, मान के चलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज बताया था, चार्ज पर यूनिट मास। इसके बाद चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे या थ्रेड पे या एरिया पे या स्फीयर पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा, सिग्मा, रो, तीन टर्म बताया था कांस्टेंट होते हैं। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इतना बताया था आपको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट डायमेंशन, ये भी सब बता दिया था। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल होगा ये बता रखा था। इतना हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ पे आ गए थे। कूलम्स फर्स्ट लॉ, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका फिर इसका कितने मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा, कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा। फिर ये बताया था F इक्वल टू K Q1 Q2। यहाँ पर फोर्सेज जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कूलम्स के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड, F इक्वल टू K Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q2 अपॉन x स्क्वायर। ये आपको बताया था। K की जहां कांस्टेंट होता है ये, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हमने आपको बता रखा था। एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, वो जो कि यहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वहां पर एप्सिलॉन नॉट के बगल में आएगा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब भी आएगा वो ये K कांस्टेंट वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये अगर हमको लिखना होगा F डैश जैसे मीडियम में होगा, F डैश को लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हो जाएगा ये K लग जाएगा। ये वाला K ये नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन x स्क्वायर। ये तब आएगा जब दोनों चार्जेस के बीच में, जैसे दो चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर इस जगह पर, ये Q1 है और ये Q2। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है x। इनके बीच में अगर हम यहाँ पर इस जगह पर, इनके बीच में भी एयर वैक्यूम होगा तो ये आएगा। इनके बीच में मीडियम लग जाएगा तो ये आ जाएगा। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है, ये K की वैल्यू। इसके बाद मैंने आपको बता दिए थे एयर है वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, और बाकी अदर मीडियम के लिए, वाटर के लिए 80 होता है, या और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। ये आपको गिवन रहेगा कि यहाँ पर कितना है, K की वैल्यू दे रखा होगा। तो ये फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इसको हमने न्यूटन लॉ से कंपेयर किया था। दो बॉडीज अगर रखे गए हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इसका एनालॉग बताया था। F इक्वल टू जो है कैपिटल G वहां पे था M1 इंटू M2 अपॉन x स्क्वायर। ये इतना बता रखा था आपको। यहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये इतनी चीजें मैंने आपको बताया था। इसके बाद फोर्स की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताया था। फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर से वीक, न्यूक्लियर से लेस होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होगा, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर वीक फोर्स है, सबसे लास्ट में जो वीक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल करके आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। और इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा Q1 Q2 N2। अब हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको उसने बताया था कि इसको आपको अब इस पे हमें बेस न्यूमेरिकल करना है। इसको न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब सम करेंगे तो वेक्टर सम लेना पड़ेगा। वेक्टर सम कैसे लेंगे? वेक्टर सम लेने के लिए जो है एक सुपरपोजिशन आएगा एक टर्म। इसमें सुपरपोजिशन ये है, जैसे अगर कोई यहाँ पर एक चार्ज है, इस पर अगर हमको बहुत सारे चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है, इसकी वजह से अगर फोर्स ऐसे इस साइड लग रहा हो, ये A है, ठीक, यहाँ पर Q1, ये Q2, ये Q3,
ठीक, तो यहाँ पर अगर को नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, इसकी वजह से एक फोर्स इधर लग जाएगा, ये अगर, और यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिए गए, इस क्यू चार्ज पर बाकी 3 चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है और ये अदर 3 चार्जेस हैं, इनकी वजह से अगर हमें इस पर नेट फोर्स निकालना हो, ये जैसे F2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स मान ली इधर लग जाएगा, ये F1 इधर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स ये Q3 चार्ज रखा गया है, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स इधर लग जाएगा, ये F3 इधर लग गया। तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा, सारे फोर्सेस का सम, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। यानी नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 एंड सो ऑन, और भी जितने चार्जेस होंगे, ये हमारा कहलाता है सुपरपोजिशन कहलाता है, F1 F2 F3। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट पर अगर 2 वेक्टर काम करते हैं, एक पॉइंट पर अगर 2 वेक्टर काम कर रहा है, वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और ये वेक्टर बी इस साइड है, यहाँ पर 2 वेक्टर अगर थीटा एंगल पे काम करते हैं, ये 2 वेक्टर अगर थीटा एंगल पे काम करेंगे, इनका रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट R इक्वल टू आएगा यहाँ पर अंडर रूट या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बेसिक है, वेक्टर में आपने पढ़ रखा होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो अगर एक पॉइंट पे 2 फोर्स काम कर रहे हो, यहाँ पर एक F1, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ एक चार्ज होगा, यहाँ एक चार्ज होगा, अगर ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है तो इधर आ रहा है, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, इधर आएगा। यानी एक पॉइंट पर अगर 2 फोर्स काम करेंगे या 2 वेक्टर काम करेंगे, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम इसको पूरा पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये इतना, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, रिजल्टेंट हमारा ये ऐसे रहेगा। अब रिजल्टेंट का ये अगर ये एंगल निकालना हो, ये एंगल कितना बनाएगा, अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आ जाएगा, ये tan अल्फा। रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसके डायरेक्शन आएगी, ये तब लेंगे, ये सब आगे जरूरत पड़ने वाली है। हम अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पर ये चार्जेस के बीच में आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में जो फोर्स के ऊपर ही केवल न्यूमेरिकल होगा आज की क्लास में। अगली क्लास में अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले आप इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ करके देखिए, ठीक है, इसको हम करवाते हैं, आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अभी आपको एग्जाम्पल्स लेंगे आगे, उसमें ये बेसिक जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये एक पॉइंट पे 2 फोर्स काम करेगा तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल से इस x एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये अल्फा क्या आएगा, ये अल्फा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो x एक्सिस से या इस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। जब भी डायरेक्शन पूछता है पूरे फिजिक्स में तो जनरली आपको एंगल ही निकाल के देना पड़ेगा, वो चाहे साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ, अनलेस एंड अनटिल कि वहां पर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ये सब दिया होगा तो आपको वैसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अदरवाइज जब भी आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन में आप क्या निकालोगे, आपको एंगल निकाल के देना पड़ेगा। अब वो अपना ऑप्शन देखिएगा कि वहां टैन के साथ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है, कॉस के साथ आ रहा है, जिसके साथ देगा उसके फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। एक चीज, दूसरी मैं जनरल चीज बता दे रहा हूं जो कि हर जगह आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, वेक्टर से रिलेटेड है। अभी हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, हमको तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिजल्टेंट आपको निकालना है चार्जेस के बीच में, हमको आना उसी पे है, लेकिन अभी बेसिक चीजें देखते रहिए बेटा आप लोग। यहाँ पर ए, जैसे ये वेक्टर ए है, कोई वेक्टर दे रखा है ए आई के प्लस बी जे के, ठीक है, ये लेना पढ़ रखा होगा आपने। यहाँ पर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मान लो, और ये था ए स्क्वायर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये था। इसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन अगर हमको निकालना होगा, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डायरेक्शन निकालोगे तो याद रखिएगा tan अल्फा, अभी मैंने आपको बताया था, j का कोफिशिएंट अपॉन आई कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट अपॉन
आई का कोफिशिएंट यानी आ जाएगा बी बाई ए, ये इतना। यहाँ जे का कोफिशिएंट बी है, आई का कोफिशिएंट है, अल्फा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए, ये डायरेक्शन आ जाएगा बी अपॉन ए। अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो वाई एक्सिस से, डायरेक्शन कहां से निकालना हो, फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो tan बीटा मान लेते हैं, ये डायरेक्शन आ जाएगा tan बीटा, ये आएगा आई का कोफिशिएंट अपॉन जे का कोफिशिएंट, यानी आ जाएगा आई कोफिशिएंट ए अपॉन बी, ये इतना आ जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू यहां आ जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी। ध्यान रखिए ये इस चैप्टर की चीज नहीं है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी, ये बेसिक है आपका, वेक्टर का है, वेक्टर की, इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, इस ग्राफ की, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वीक होगा तो चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूं, आप देख लीजिए आगे। इसके बाद जो है, अगर सपोज कर लो, याद रखना, अगर जैसे ये वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर यहां पर ए और बी दोनों, आगे सी के कैप भी हो सकता है, प्लस सी के कैप, तो आ जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे यानी मैग्नीट्यूड, तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पर ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, ए इक्वल टू बी, तो वेक्टर ए आई कैप लिखा जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो यहां देखिए ये दोनों डिफरेंट था, तो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दोनों ये बराबर हो जाएंगे, दोनों a और b इक्वल है, यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यानी ये a रूट 2 आ जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जब भी अगर इस तरीके से आएगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं कि इतना लिखो। अगर ये दोनों इक्वल है, ए आई ए जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप अगर इक्वल है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों में से कोई एक वैल्यू लो, ए इंटू रूट 2 कर दो, इंटू रूट 2, दोनों में से एक वैल्यू रूट 2। अच्छा अगर डायरेक्शन निकाली है, चाहे एक्स एक्सिस से चाहे वाई एक्सिस से, tan अल्फा बराबर जे अपॉन आई या ए अपॉन आई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की, तो ये 45 डिग्री ये एंगल आ जाएगा निकल कर। ये हमें जरूरत पड़ेगी, बहुत जगहों पे भी फोर्स आ जाएगा एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप, हम पूछेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, खट से बोल दीजिएगा एफ रूट 2, ठीक है। एंगल कितना आएगा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, ये तभी होगा 45 आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो 45 नहीं आएगा। फिर इतना रखिएगा यहाँ पर ए अपन बी बाई ए या ए बाई ए, जितना एंगल निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिए, इस तरीके से आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन भी क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन भी क्लियर होना चाहिए, ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए, तब उसके बाद इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इनमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बेसिक नहीं क्लियर है, क्लियर करो। अभी थोड़े दिन में हम इसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह की वीडियो अपलोड कर देंगे, वो भी आप बेसिक मैथ्स देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, दूसरे नंबर पे एक रिजोल्यूशन आता है। रिजोल्यूशन आपको मालूम होगा, अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के लिए जिस एक्सिस से एंगल होता है, जिस एक्सिस से एंगल दिया रहता है, उसका एक वेक्टर का जो एक कंपोनेंट जाएगा उस साइड कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन जाएगी। यहाँ पर इन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप अपना वेक्टर के चैप्टर एक दफे रिवाइज कर लीजिए और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्स ने जो फोर्स बताया था लगेगा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, उनका मैग्नीट्यूड फोर्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। इससे पहले एक प्रॉब्लम मैं आपको चार्ज का करा देता हूँ। एक प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल हल्के से, क्योंकि देखिए इसमें हम प्रॉब्लम हर टाइप कराएंगे। छोटी प्रॉब्लम भी कराएंगे, जो बिल्कुल कमजोर बच्चा बैठा होगा वो भी देखेगा, उसको भी समझ में आ जाए, जो एवरेज बच्चा है वो भी बैठे हो उसको भी समझ में आ जाए, जो बच्चा बैठा होगा एक्सीलेंट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, धीरे धीरे उसके लिए भी मैटर आ जाएगा। इवन कि जेईई बच्चे बैठे हैं वो भी आराम से देखें, उनको भी पूरी हेल्प मिलेगा, पूरा जो है चैप्टर उनका सॉल्व होगा।
जैसे अगर मान लिया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जहां कहीं हम लिखेंगे प्रॉब्लम का सिंबल ये रहेगा, ठीक है, जहां कहीं अगर हम ऐसे लिखेंगे, कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन देंगे या कोई समरी देंगे तो वहां पर स्टार का सिंबल बना देंगे। तो ये से फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब मेडिकल के बच्चे बिल्कुल ध्यान दें सब चीजों पे, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी। और आपको बता दे रहा हूं पहले से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन और 20 तक की टेबल, स्क्वायर्स, ये बिल्कुल स्क्वायर्स टेबल जबान की टिप पे होना चाहिए। जैसे है, ये नहीं हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको ये सब वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, कलम अपनी पेन पावर बढ़ानी है धीरे धीरे, ये सब बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज बताया था या क्वांटाइजेशन में, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस n इंटू ए। Q जहां चार्ज होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। यहां पर Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम गिवन, 1 कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस 90, ये इतना कूलम होता है, ठीक है। अब हमको Q इक्वल टू n इंटू ई अगर यहाँ पर पुट करेंगे, Q इक्वल टू हमें ये n कैलकुलेट करना है। n इक्वल टू आ जाएगा Q अपन E, ये आ गया। यहाँ पर Q 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल गायब हो जाएगा, ये 16 रहेगा, इनटू ये पावर ऊपर ले चले पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर 19 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अभी इसमें डिवाइड करना है, इसका एक जीरो यहां लाओ, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन ये 16 रहेगा, ये 16 है, ठीक है, इनटू 10⁻, एक जीरो ले लिए, 10⁻18 बचेगा। इसको 16 से, मैंने कहा ना टेबल याद होना चाहिए, बिल्कुल टेबल 19 की, 18 की, 16 स्क्वायर 30 तक, 16 6 या 96, तो 6 चला गया, अब 4 बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग। अब इसका पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर ये इतना हो जाएगा 40 हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे तो 16 2 या 32 आ जाएगा, फिर उसमें से 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये देख लो, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आपको कराया इस चैप्टर से रिलेटेड। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब ऐसे यहाँ 20 कूलम दे सकता है, 30 कूलम दे सकता है, तो यहाँ पर ये क्यों गया, यहाँ 20 रख दिए, अब यहाँ 1 रखा है ना, यहाँ हो सकता है आपको 1 माइक्रो कूलम दे दिया जाए, कितना 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, यहाँ 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 नैनो कूलम दे दिया जाए, 1 नैनो कूलम, तो यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁹, 50 नैनो कूलम दे दिया जाए, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁹, ये ई ऐसे रहेगा, सिंप्लीफाई करिए। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, मैंने चार्ज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कराया था, मतलब प्रॉब्लम कराया था चार्ज कैलकुलेट करने वाले बताया था, इसमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में लैम्डा बराबर ax प्लस b, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस r अपॉन a, या सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट इंटू r, इस टाइप की प्रॉब्लम उसमें बनती है। लेकिन ये इस टाइप से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई, स्टार्ट किया वहां से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे माइंड फोर्स पर, देखिए इस पे फोर्स पे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा, तब ये समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे, एक एक एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। तो मेडिकल के बच्चों को कुछ एंगल्स ध्यान रख लो, वो एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, फिजिक्स में ज्यादातर यही चीजें आती है, बता दूंगा अभी आगे कहीं बीच में तीनों एंगल लिख देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो एक चार्ज रख दिया गया है, ये क्यू रख दिया गया है, क्यू, और ये चार्ज रख दिया गया है, क्यू रख दिया गया है, यहाँ पर ये क्यू, यहाँ पर ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ रख दिया गया है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट चार्ज है, ये ए, ये बी, ठीक, ये सी, इसकी साइड दे रखा है ए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड दे देंगे तो तीनों साइड अपने आप वही आ जाएगा। अब बोलेगा आपसे फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू अदर टू चार्जेस बी एंड सी। इस पॉइंट पर हमको, ए पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? ध्यान देते रहिए, धीरे धीरे लेवल अप कर रहा हूं, पहली प्रॉब्लम है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा और एंड तक जाएंगे, इंटीग्रेशन तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें चाहे मेडिकल का बच्चा बैठा होगा, चाहे 150 से अबव लाना होगा, या जे के बच्चा बैठा होगा, सबका फायदा होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका फोर्स मैंने आपको बताया, लाइक चार्जेज होंगे तो फोर्सेज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो फोर्सेज अट्रैक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक दूसरी फिगर बनाते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस जगह बनाते हैं, एक ये यहाँ पर, ये क्यू यहाँ पर है, ये ए, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक, कैपिटल क्यू चार्ज, ये साइड, ये साइड ए है। अब ये वाला यानी बी की वजह से ये क्यू सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के तो रिपेल करेगा। ये मान लेते हैं रिपेल कर दिए, यहाँ पर ये फोर्स आ गया F1, सीधी लाइन जाएगी, सीधी लाइन, ये ऐसे, यहाँ पर ये F1 लाइन अगर आपको टेढ़ी दिख रही हो तो टेढ़ी नहीं है, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक, हमसे लाइन टेढ़ी हो जाती है, जहां लाइन सीधी रहेगी हम इसे बताएं। ये क्यू ये भी सेम नेचर का है, ये सेम नेचर, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये ऐसे यहां पर रिपेल कर दिया, ये आ गया F2, यहां पर आ जाएगा F2, ये इतना आ गया यहाँ पे F2। मैंने भी आपको बताया कि आपको एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और जो है वर्टिकल अपोजिट, इसी इतने पे ज्यादातर फिजिक्स घूम जाती है मेडिकल के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर ये एंगल 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, यहाँ पर ये 60, ये 60, ये 60 आ गया, ठीक, ये 60 है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस निकल गया F1 और F2, ये लाइन और ये लाइन, ये जैसे ये लाइन इधर चली जा रही है, ये लाइन ऐसे इधर आ रही है, तो यही दोनों लाइनें इधर जा रही हैं, ये ऐसे इस तरह, पहले भी इस पॉइंट के पहले भी यही दोनों लाइनें इस पॉइंट इधर, ये 60 डिग्री एंगल ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ हम अगर F1 कैलकुलेट करें, F1 या F2, तो यहाँ भी Q, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, ये कैपिटल Q, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो जितना फोर्स ये लगेगा वही उतना फोर्स ये लगेगा, यानी दोनों फोर्स है ये इक्वल आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पर K, ये Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर ये आ जाए। अब एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो भी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एक फार्मूला भी हमने आपको बताया था, अगर एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम करेगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम करेंगे तो उनका सम आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं F1 F2, तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट तो F इक्वल टू हो जाएगा, यहां दोनों इक्वल है, चाहे इस पे FR लिख लो, रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 दोनों इक्वल है, इसको आप F लिख दीजिए। अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया, a स्क्वायर यानी ये a और b दोनों बराबर है, F स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b भी इतना है, F स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a की जगह F, b की जगह F, इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। अब आपको ये सब एंगल्स वगैरह मालूम होना चाहिए, बेसिक मैथ्स पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगेगा, सब कुछ लग जाएगा। मेंसुरेशन को छोड़ कर हो सकता है, मेंसुरेशन भी लगेगा, यहाँ मेंसुरेशन भी लगेगा, मेंसुरेशन, ग्राफ, अलजेब्रा, आपको जितनी चीजें हैं, इवन की बाइनोमियल वगैरह सब इस चैप्टर में लग जाता है, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको रिवाइज करना जरूरी है।
अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 यहाँ रखेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, यानी f√3 आ जाएगा। ठीक, f की वैल्यू कितना हमने निकाल के रखा है k q अपॉन a स्क्वायर, ये आ जाएगा इनटू ये √3 रहेगा, तो ये इतना आ गया इतना। तो √3 चाहे ऐसे लिखिए, ये √3 इंटू के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इस तरीके से निकल के एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इतना आ जाएगा, ये इतना आंसर हो जाएगा। आंसर इसका आएगा √3 के, इसको लिख सकते हैं आगे चाहे √3 बाद में लिखो, जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिख ली जाती है, रूट न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कांस्टेंट हो, ये k इंटू क्यू अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक तरीका और हो सकता है इसका निकालने का, अगर देखिए इस पॉइंट पर यही है, ये तो मैंने आपको बेसिक फार्मूला भी जो बताया था वेक्टर से, एक पॉइंट पर अगर दो वेक्टर काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट इतना आएगा, इसलिए बेसिक रिवाइज करा दिया आपको पहले, फिर इसकी एप्लीकेशन अभी और भी आगे जरूरत पड़ेगी। एक तरीका और हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे सोच जाएंगे जैसे देखिए इस पॉइंट पर हमारा, इस पॉइंट पर डायरेक्ट हम ये वाली फिगर बनाते हैं, ये इतना है, यहाँ से देखिए ये f1 हमारा इधर काम कर रहा है, ठीक है, चाहे f1 लिखिए या f लिख दिए, जो भी लिखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f लिख रखा है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं f लिख दीजिए, ठीक, ये f ये इतना आ गया। यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल है इनके बीच का दोनों का, ये पॉइंट यहाँ से अगर हम बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ये इतना लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया था, बीच में रिजोल्यूशन जो होता है, जिस एक्सिस से एंगल होता है उस तरफ कॉस जाता है, जैसे ये एंगल, ये वाला 30 डिग्री एंगल इस लाइन से है, इस एक्सिस से नहीं है, वाई वाले एक्सिस, तो f को रिजॉल्व करेंगे, f cos 30 इधर आ जाएगा, f cos 30 इस तरफ आ जाएगा, f sin 30 इधर आ जाएगा, f sin 30 इधर आ गया। सिमिलरली इस f को रिजॉल्व करेंगे, f cos, ये वाला f इस तरफ आएगा, इस लाइन पे f cos 30 इस लाइन पे आ जाएगा, और यहां पर f sin 30 इधर आ जाएगा, f sin 30, देखिए f इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर, f sin 30 इधर काम कर रहा है, f sin 30 इस तरफ, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। नेट f डैश कितना आ जाएगा, या f रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये f cos 30 ये आ जाएगा 2f cos 30 इधर आ जाएगा, करेक्ट, 2f cos 30। अब मैंने आपको बताया, देखिए वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री 30 45 60 90 180 ये रटी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। cos 60 यहाँ आया था 1/2 आपको बताया था, 1/2 यहाँ लिखते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos 30 है, ये हो जाएगा 2 इंटू f इंटू इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये इतना होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f√3 आ जाएगा, f r कितना आ जाएगा f√3, और ये f की वैल्यू कितना है, ये इतना, √3 पहले ले लिए कांस्टेंट है, √3 इंटू k इंटू q अपॉन a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब जिसमें आपको कन्वीनियंट हो, जैसा समझ में आए, जिससे आपका टाइम बचे, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको प्रैक्टिस में ऐसा लग जाएगा इसमें टाइम बचे, इसमें टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, करना है, और उसके बाद उसको डार्क भी करना है, भरना भी है, एक बार उसको इतना फास्ट पढ़ना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे स्पीड बढ़ती जाएगी, दिन पे एक दिन में नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमको फास्ट करना है, खाली बोलने से या सुनने से नहीं बढ़ जाएगी, आपको पेन वर्क करना पड़ेगा। ये आंसर देखिए, ये आंसर देखिए, दोनों √3k अपॉन a स्क्वायर, √3k अपॉन a स्क्वायर, ये मैंने आपको इस तरीके से बताया। इसी प्रॉब्लम को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करते हैं माइनर, लेकिन रिजल्ट बदल जाएगा। देखिए तो ये आपको समझ में आ गया, इसको मैंने दो तरीके से बता दिया, डायरेक्ट वेक्टर का, ये भी वेक्टर है, एक पॉइंट में दो वेक्टर काम करेगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक पॉइंट में दो फोर्सेस काम कर, रिजॉल्व करके भी हमने निकाल दी, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को हम सेकंड प्रॉब्लम बनाते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम का सिंबल ये मैंने आपको बताया, पूरा सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, ठीक है,
ये ट्रायंगल ये है। फिगर हमारी उतनी अच्छी नहीं बनती, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करिए, कंटेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो काफी आप मसला आपका हल हो जाएगा। ए, यहाँ पर बी इंटू ये सी, ये ए, सारा कुछ यही है। जैसे पूरा फिगर दिख रहा था ए बी सी, वहां कैपिटल को लिखा था, यहाँ स्मॉल को लिखा था, सिर्फ फर्क यहाँ कि ये डंडे लग गई माइनस पे, इतना चेंज किया है, इतने में चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स कहां निकालना है, ए पॉइंट पर नेट फोर्स बताना है, इस पॉइंट पर। इससे पहले भी वही बताया था, अभी भी वही बताना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मर्जी, मैंने आपको बताया। अब पहले यहाँ पर नेट फोर्स निकालो इस पॉइंट पर, तो इस पे निकालने के लिए हमने आपको बताया कि पहले उससे फिगर बनाइए, ठीक है। ये फिगर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ये है, ये माइनस क्यू, यहाँ पर ये क्यू रखा गया है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज ये है, कैपिटल क्यू चार्ज ए पॉइंट पर ये। अब हमको बी और सी की वजह से ए पर नेट फोर्स, ये ए पॉइंट है, यहाँ ए मैंने लिखा नहीं है, अभी कंजेस्टेड हो जाएगा तो आपको फिगर समझने में दिक्कत हो जाएगी। ये बी हमको ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी ए यहां लिखा हुआ देख लो, यहां पर नहीं लिख रहा हूं, इसके इन दोनों की वजह से नेट फोर्स बताना। ये प्लस क्यू, जैसे यहां प्लस क्यू, इससे पहले वाले केस में बताया, ये प्लस प्लस रिपेल करेगा तो ये रिपल्सन इसका ऐसे इधर आ जाएगा, ये हमारा F1 आएगा, करेक्ट। यहां पर ये F1 कितना हो जाएगा, F1 की अगर हम वैल्यू लिखें, F1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर K, और ये हो जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप पहले भी यही लिखे हुए। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा, ये ऐसे इसको अपने तरफ खींचेगा, यहाँ ये इतना, ये F2 हमारा इधर आ जाएगा, F2 ये आ गया, ये को हम यहां पर कर देते हैं, ये ठीक, ये इतना F2। अब ये F2, ये भी डिस्टेंस A है, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, चार्जेस का साइन नहीं लिया जाएगा, चार्जेस के साइन की वजह से उनका डायरेक्शन देखा जाएगा, बिकॉज कि ये फोर्स है, ठीक है। जब अगर आप पोटेंशियल निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर चार्जेस विद साइन रखे जाएंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर हम यहां पर जब भी ये माइनस है, हम इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे F इक्वल टू, इसमें हम चार्ज को नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करेंगे, इसकी वजह से हमने डायरेक्शन देख लिया, ये आ रहा है, यानी F2 भी इतना ही आ जाएगा। इसको भी हमने आपको बताया, इससे पहले इसको F मान लिए। अब देखिए, अभी आप ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये लाइन अगर सीधा ऐसे जाने दीजिए तो ये टोटल एंगल 180 होता है, ये टोटल एंगल 180, 60 निकाल दिए तो 120 आ जाएगा, ठीक है, 120। अब एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक F1 एक F2, एक पॉइंट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 F2, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज 120 डिग्री। अब एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स काम करेगा, उनके बीच का एंगल थीटा हो या जितना भी एंगल हो, इनका रिलेटेड क्या आता है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पर a और b दोनों बराबर है, तो FR अगर हम कैलकुलेट करेंगे, FR इक्वल टू आ जाएगा अंडर ए स्क्वायर, यानी a और b, ये a है ये b है, दोनों f है, यानी a की जगह f स्क्वायर प्लस 2a f b f, और दोनों के बीच का एंगल है cos 120 डिग्री, ठीक। cos 120 अपना जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया होगा, या आप जानते हैं -1/2 आएगा, ज्यादातर जगहों 120 आता है, कुछ एंगल फिक्स है, मेडिकल बस इतना ही चलता है, IIT में ही करता रहता है, वहां पे तो कुछ भी आ सकता है, वो बच्चे को एकदम मैथ्स क्लियर होनी चाहिए। तो बहरहाल अभी IIT जितना मैथ्स आती है उतना आपको भी आ रही है, अगर आप मैथ्स सीख करके आए पूरा। -1/2 यहाँ रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये FR इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -F स्क्वायर हो जाएगा, -F स्क्वायर, ये -F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ F आ जाएगा,
एफ आर की वैल्यू कितना आ गया, एफ कितना निकाल के रखा हमने, के इंटू क्यू अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आएगा। इससे पहले देखिए कुछ और आया था, √3 आ गया था, सिर्फ माइनस लगाया रिजल्ट बदल गया। ये तो एक तरीका ये है। अब आप कहेंगे इससे पहले आपने रिजॉल्व करके बताया था, वो भी देख लीजिए। अगर रिजॉल्व करके करते हैं तो ये इतना फिगर हमको बनानी पड़ेगी अलग से, ये इतना बना के आपको समझाता हूं, ये आपको समझ में आ गया। ये हमने देखिए एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, डिस्टेंस ए दे रखा है, मैं ये क्यू है, जितना रहे क्यू जैसा भी रहे वही आपको रखना है। आप ये हमने पुट किया, ये इतना निकल गया है, एक पॉइंट पर 2 फोर्स। तो जो आपको बेसिक फार्मूला हमने पहुंचते भी आपको क्लास शुरुआत में बता दिया था, इस चैप्टर में बेसिक सारी चीजों की जरूरत पड़ी है। बहरहाल मैं उसको रिवाइज कराते हुए आपको चलूंगा, बताता हुआ चलूंगा। अगर आप पढ़े हैं बहुत अच्छी बात, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आपको बताता रहूंगा। जो बच्चे नहीं है तो देखते रहे, लेकिन आपको वेक्टर और मैथमेटिक्स ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तो हम धक्का लगा देंगे, धक्के से गाड़ी आपके आगे बढ़ जाएगी, धक्के से। फिर जहां बंद हो जाएगी फिर धक्का लगाने वाला अगर कहीं कोई नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सेल्फ का जमाना है, फौरन सेल्फ इस तरह मारो, गाड़ी स्टार्ट। ऐसे ही आपको जो है अपने आप को सेल्फ बनाना पड़ेगा, यानी वो सीख लेना पड़ेगा। कहीं चाहे cos 120 आ जाए, 150 आ जाए, तो आप फट से निकाल के उसकी वैल्यू रख ले। ठीक, तो एक तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, जैसे कि आप यहां पर ये दोनों लग गया, रिजॉल्व करके कैसे करेंगे। देखिए यही फिगर अभी आपको मैं इससे पहले बताया था। यहां पर ये F1 F2 दोनों बराबर है। यहां पर ये F हमारा ये दूसरा आ गया, F2 आ गया, इसको भी हम F लिख लेंगे। यहां इससे पहले मैंने अब ये एंगल 120 डिग्री है, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों बीच का एंगल 120 है, यहां लिखा हुआ। इसको हमने बीच से ये इसका डिवाइड कर दिया जो है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जब रिजॉल्व करोगे जिस एक्सिस से एंगल होता है उधर cos जाता है। यहां पर इस फोर्स का एंगल इससे F cos 60 इधर आ जाएगा, F cos 60 इस साइड आ जाएगा, F sin 60 इधर आ जाएगा, F sin 60 इस तरफ हो जाएगा, F sin 60। और सिमिलरली इस F को रिजॉल्व करेंगे, इस एक्सिस से एंगल है F cos 60 इधर आ गया, F cos 60, F sin 60 इस तरफ आ जाएगा, F sin 60 इस तरफ। और ये F sin 60 दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट, +5 -5 खल्लास, 0। अब यहां पर ये 0, F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2F cos 60 ये आ जाएगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, दोनों ऐड हो जाएंगे। cos 60 कितना होता है, 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये F आ जाएगा। चाहे इसको F डैश लिख लो या FR लिख दिया, हमने FR इससे पहले लिखा है, F डैश भी लिख सकते हैं आप। F इसकी वैल्यू K इंटू क्यू अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया। ये आपको बता दिया, एक ही प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें चेंज बहुत होता है, जितनी चाहो प्रॉब्लम बनाते रहो। मैकेनिक्स के तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग बोल दिया हूं, वहां पर 11th में मैकेनिक्स सबसे लार्जेस्ट यूनिट थी आपकी, टाइम लगा था। यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जिसमें ये पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम, इसमें जो भी और भी चीजें हैं, डाइपोल वगैरह, ये थोड़ा लेंदी है और इसमें लगेगा, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा और पूरी मैथमेटिक्स भी लग जाती है इसके अंदर। ये समझ में आया। अब थोड़ा इस प्रॉब्लम को और चेंज करते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं धीरे धीरे। देखिए अब इसके बाद एक स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर, स्क्वायर उसको बोलते हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल हो और एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, वो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर उसको बोलते हैं चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक, और किसी भी दो एडजेसेंट साइड ये इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर चारों इक्वल हो गया और एंगल 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये इतना तो वो आपका ये नहीं है। अब यहाँ पर ये ए है, ये भी है, साइड इक्वल, ये ए बी और ये सी और ये डी। किसी भी एक चार्ज पर बाकी 3 चार्ज पे फोर्स बताना है हमको, चाहे इस पे बताना है फोर्स नेट, तो इन तीनों चार्ज पर या इस पे निकालना हो, इन तीनों चार्ज पर इस पे निकाल लो, किसी भी निकाल लिया उतने ही आएगा। तो अब हम मान लेते हैं नेट फोर्स किस पे निकालना है, बी पे। हम पूरी कहानी नहीं लिख रहे हैं इसमें,
आपको सिर्फ देखिए समझा दिया ये चारों चार्जेस, वरना आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा 4 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। तो आप ये सिंपली ऐसा समझिए कि क्यू 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 कॉर्नर्स पर चार्जेस रख दिए गए हैं और हमें किसी एक पर जो है हमने उसको कंसीडर कर लिया बी पर कि आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, करेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया कि इसमें जो है अब आप एक डायग्राम बनाइए। यहां पर ये डायग्राम आप बनाएंगे ऐसे, ये डायग्राम थोड़ा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है यहां पर हमने क्यू चार्ज ये रख दिया ए, यहां पर भी क्यू चार्ज रख लिया, ये क्यू ये क्यू ये क्यू, ठीक। अब यहां बी पॉइंट ये, चाहे आप बी लिखिए मत लिखिए जैसे आपकी मर्जी, हमें निकालना है ए बी सी ए। ये साइड कितना दे रखा है, डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, करेक्ट। अब यहां पर अब हमको इस पॉइंट पर फोर्स बताना है ड्यू टू अदर 3 चार्जेस ए डी सी, ठीक है। यहां पर ये सी वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट चार्ज है, ये सी लिखो मत लिखो। अब देखिए इसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, दोनों सेम नेचर के हैं, इस पे निकालना है, ये वाला इस पे धक्का मारेगा, रिपल करेगा। तो आप यहां लिखिए F1 फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यह आ जाएगा K Q, यहां पर दोनों Q एक ही है, स्मॉल Q कैपिटल Q नहीं है, यहां पर दोनों स्मॉल M एक ही ले रखा है। तो ये Q Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये I गैप आ जाएगा, X डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे ही है X, इसको मान लेते हैं X डायरेक्शन में, ये F1 हमारा इधर आ गया। अब ये I कैप लगा, यहां पे वेक्टर लगा दो। सिमिलरली इसके वजह से इस पॉइंट निकालिए, ये Q इस पर निकालना है, इस पर ये वाला Q क्या करेगा, सेम नेचर में इसको भी रिपेल करेगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे। यहां पर ये F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ जाएगा J कैप आ जाएगा। ये Y डायरेक्शन में जा रहा है, Y डायरेक्शन, ये F2, इसको हमने J मान लिए, Y डायरेक्शन में J कैप से लिखा जाएगा। अब बचा कौन सा, ये वाला चार्ज बचा। हमने आपको बताया सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, सेंटर टू सेंटर, ये Q नेचर देख लो, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। माइनस Q होगा तो ये वाला Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अभी फिलहाल दोनों के नेचर सेम है, इसलिए यहां से ये लाइन मिला दीजिए, यहां पे ये ऐसे ये लाइन, और ये ऐसे इधर F3 मान लेते हैं, इधर काम करेगा F3। अब ये ना X पे ना Y पे, फिलहाल अभी तो आप मैग्नीट्यूड लिख ही सकते हैं। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस कितनी है, A है, दिख रहा है। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पर, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a√2 आ जाएगा इतना। अब हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहां पर, ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे F3 इक्वल टू आ जाएगा, अभी वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। यहां हो जाएगा k इंटू ये Q, ये हो जाएगा Q स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन यहां पर इनके बीच डिस्टेंस कितना है, a√2 है, सिर्फ ये नहीं है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा a स्क्वायर, ये KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये वाला इक्वल है, इससे कोई लेना देना नहीं। यहां पर ये F3 है, लेकिन वो दोनों वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा। देखिए वेक्टर में लिखना होगा I J K, तो ये ना I में है ना J में है। रिजॉल्व उसी को किया जाता है जो ना x एक्सिस पे होता है ना y एक्सिस पे होता है, तो उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, उसके टुकड़े निकाल लेते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ताकि वो x और y में आ जाए। अभी मैंने आपको बताया था, अगर जब ये दोनों चीज बराबर होती है तो उनका मैग्नीट्यूड a√2 आता है, ठीक है। और इनका एंगल अगर हम tan 45 देखें, वैसे भी ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, ये टोटल एंगल 90 या 45 होगा। आप चाहें तो tan थीटा निकाल लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a अपॉन a, a कैंसिल हो जाएगा 1, तो थीटा आ जाएगा 45। ये 45 इस लाइन से बनाया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये इतना एंगल हो जाएगा, ये थीटा, ये भी 45। मैंने आपको बताया 3 एंगल की जरूरत पड़ती जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट और अल्टरनेट एंगल। 2 एंगल तो आपके पास आ गए। वर्टिकल अपोजिट इससे पहले बताया था कि आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होता है, ठीक है। ये थीटा और करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, ये यहाँ पे थीटा, ये लाइन, ये थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 45
जैसे ये 45 है तो आगे यहाँ ये 45, इसलिए ये 45 हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, इसको हम रिजॉल्व करेंगे हमको वेक्टर फॉर्म में, इसको क्योंकि ये F1 और F2 वेक्टर फॉर्म में है, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको रिजॉल्व करेंगे। क्या बताया आपको, जिस एक्सिस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा। ये एंगल इस एक्सिस से, F3 को रिजॉल्व करें तो F3 cos 45 इधर आ जाएगा, F3 sin 45 इस तरफ आ जाएगा। यानी अब इसको क्या लिखा जाएगा, F3 को, यानी आप यहां पर देखिए, हम आपको रिजॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, रिजॉल्व करके लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा ये, जैसे ये F3, ये F3, ये इतना, ये 45 एंगल, ये 45, यहां देखिए F3 ये वाली लाइन, यही वाली फिगर हम यहां बना दे रहे हैं। अब इसको रिजॉल्व कर देंगे, F3 cos 45 इधर आ जाएगा, F3 cos 45, और इधर कितना आ जाएगा, F3 sin 45 भी हो जाएगा, F3 sin 45 ये आ गया। अब ये x एक्सिस पे आ गया, ये y एक्सिस पे आ गया, तो हम इसको i और j एक साथ लिख सकते हैं। अब F3 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, F3 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये F3 इक्वल टू आ जाएगा F3 cos 45, cos 45 मतलब होता है 1/√2 i कैप प्लस F3 sin 45, ये हो जाएगा sin 45, ये हो जाएगा j कैप। ठीक, यहां पर हो जाएगा F3/√2, F3 कितना है, इतना, यहां पर ये हो जाएगा KQ² अपॉन ये इतना, KQ² अपॉन 2a², ये इसका 40 cos 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 2√2 इंटू a², ये इतना आ जाएगा, ये i कैप आ गया। प्लस सिमिलरली यहां पर भी KQ² अपॉन 2a² sin 45 भी कितना होता है 1/√2, ये 2√2, ये हो जाएगा a², ये j कैप, ये इतना आ गया, ये कितना आ गया, F3 आ गया, ये F3 वेक्टर फॉर्म में आ गया। अभी हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, यानी अब हमें इस पॉइंट पर नेट फोर्स जो काम करेगा, इस पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस, अब तीनों फोर्सेस का सम कैलकुलेट कर लीजिए। अब सम कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम लेना है, F इक्वल टू लिखा जाएगा F1 प्लस F2, देखिए हम सबको ऐड कर रहे हैं सीधा सीधा F1 प्लस F2, लेकिन वेक्टर सम है, इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करना है F1 प्लस F2 प्लस F3, सबके ऊपर एरो लगा रखा है। अब इनको जोड़ना है, F1 हमारे पास इतना है, F2 हमारे पास इतना है, j कैप, ये F3 वेक्टर फॉर्म में, अब ये सब नहीं है, F3 वेक्टर फॉर्म में ये इतना निकल गया है। अब इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, i एक साथ ऐड होगा, j एक साथ ऐड होगा, k एक साथ ऐड होगा, यहाँ KQ² अपॉन a² i कैप, इसमें i है नहीं, इसमें i कैप ये है, KQ² अपॉन a² यहाँ भी और यहाँ भी है, ये कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा KQ² अपॉन a², ठीक, ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1/2√2, ये इतना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा i कैप। ठीक, प्लस अब j ऐड करो, ये j इतना है, इसमें j, अब बाकी अब ये इन सब चीजों में मतलब नहीं है, फाइनल हमने F3 है वेक्टर, j यहाँ पर इतना है, सेम रिजल्ट है, KQ² अपॉन 2√2a², KQ² अपॉन a², ये KQ² अपॉन a², इस j में से कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा KQ² अपॉन a², ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ भी आ जाएगा 1/2√2, ये आ जाएगा इतना 2√2 j कैप, ये हमारा F आ गया, यही हमारा इतना नेट फोर्स हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो रिजल्ट हमारा वेक्टर फॉर्म में आया। अब हमने देखिए आपको स्टार्टिंग बताया था, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब आप मेरे बेसिक लेक्चर में जाइए, जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया था, बेसिक में आपको बताया था, क्या बताया था, वेक्टर A इक्वल टू ai कैप प्लस aj कैप हो, स्मॉल ai कैप प्लस स्मॉल aj कैप, पीछे देखो तो रिजल्ट क्या निकाल के दिया था, कोई एक वैल्यू ले लो इनटू √2, a√2, यहां हमारा ये a है, मतलब ये टर्म बराबर i और j लगा हुआ है, कोई एक वैल्यू ले लो इनटू √2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा KQ², ये हो जाएगा अपॉन a², ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2√2 इनटू √2, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया इतना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, सर ये F1 इधर है, F2 इस तरफ है, ठीक है, F1 इधर, F2 इस तरफ, दोनों 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, जैसे एक i में एक j में है, तो इसका कितना आ जाएगा √a² प्लस b², F1² प्लस F2², बिल्कुल करेक्ट है, यानी F1 F2 वैल्यू लेके √2 से मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्टेंट इसके ऊपर आ जाएगा, दोनों को ऐड करने फिर F3 को जो आएगा यही रिजल्ट आएगा।
लेकिन ये तभी हम करेंगे, ये तभी करेंगे जब ये F1 और F2 इक्वल होगा। F1 और F2 इक्वल होगा तो इनका रिजल्टेंट 45 पे आएगा बीचों बीच पे। अगर F1 और F2 इक्वल नहीं होगा तो उनका रिजल्टेंट, इनका दोनों का रिजल्टेंट इस पर नहीं आएगा। उस केस में अगर करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप इसको भी आई के साथ लिखो, इसको जे के साथ लिखो, इसको भी रिजॉल्व करके आई के साथ और जे के साथ लिखो, तो आपका रिजल्ट ही इतना आ जाएगा। अदरवाइज कोई इस प्रॉब्लम को ऐसे करना चाहता है कि हम इसको यहाँ पर ये F1 ये F2 इनका दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, √a² प्लस b², फिर वो इस पे आ जाएगा क्योंकि इनका दोनों, ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल है तो tan थीटा 45 भी आ जाएगा, थीटा 40 तो इसी पे आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये इसी केस में होगा अगर ये F1 अगर ये रेक्टेंगल पे रखा होता, रेक्टेंगल पर, तब ये चीज नहीं कर सकते आप, फिर तो आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। ये बेसिक है, तो इसलिए आप इससे करो, बेटर है। थोड़ा लंबा जरूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन यही है। आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे ये आसान होता चला जाएगा। तो ये इतना भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है इसके बाद आगे आज के लेक्चर में इतना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यहीं से फिर और आगे ले चलेंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी इसमें 2-3 लेक्चर जाएगा कम से कम। केवल फोर्स को अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि फोर्स की फिर कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिक सारा लगेगा। इवन के मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमम भी लग जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम सीखा है, यहाँ मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, इवन के एसएचएम भी लग जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, एसएचएम करेगा तो कैसे टाइम पीरियड निकालोगे, ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। आज मैंने इतने लिए, कल इसके आगे और कंटिन्यू करूंगा इसी क्लास में, फिर आप देखिएगा। इसको अच्छे समझो, जा करके नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके फिर उसका जैसा मैंने बताया लेक्चर देखने के बाद इसका वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए, फिर आप लिखेंगे अपने से, तब आपको ज्यादा अच्छे, देखने में तो अच्छा लगेगा, और देखने के बाद आपको कब समझ आप अच्छा तो आपको तब लगेगा जब आप ये चीज बता दोगे। आप तो इसके लिए क्या करना पड़ा, देखना, फिर इसका रजिस्टर मेंटेन करना, फिर इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तभी प्रॉब्लम 2-3 लेक्चर जाएगा इस पे आगे कम से कम, ठीक है। तब आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। खाली इतना है तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन x², लेकिन इसके वैरायटीज बहुत हैं, केसेस बहुत हैं, तो एक एक चीज करके समझनी होगी। तो अगला वीडियो लेक्चर, अगली क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।